गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज आप देख रहे हो कि ये पिक्चर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बता रही है और हम पॉलिटी सेशन डील कर रहे हैं। तो पॉलिटी में मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डील कर रही थी। तो आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कुछ और पार्ट्स, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, एनसीएससी। तो ये सारे हम करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए ये सेशन। एक सेकेंड, क्वेश्चंस को देखें। देखिए, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की थी जिसमें हमने क्या किया था। फाइनेंस कमीशन हम कर रहे थे, यूपीएससी, एनसी फॉर एससी एसटी, देन बैकवर्ड क्लासेस, अटॉर्नी जनरल्स एंड कैग। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आपसे ये क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती कौन सी हैं, कौन इसमें से कौन से ऐसे भी ऑप्शन आ जाता है, इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब होता है संविधान। क्या होता है? संविधान की मूवमेंट्स। तो संविधान द्वारा जो बॉडीज हैं, जो संविधान के अंदर हैं, उनके बारे में मेंशन किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, आपका कैग, अटॉर्नी जनरल, एसपीएससी या यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। तो ये सारी आपकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फिर हम करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके आगे, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड। फाइनेंस कमीशन जो है आपका वो क्या कंटेन करता है? फाइनेंस कमीशन जो है आपका किसको कंटेन करता है? तो फाइनेंस कमीशन में लेट मी देखिए, फाइनेंस कमीशन अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, चलिए पहले हम इसी को डील कर लेते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है अभी हमारा चल रहा है 15वां। ठीक है, कौन सा चल रहा है? 15th चल रहा है, जिसके चेयरमैन कौन है? एनके सिंह। ठीक है, इनका टर्म क्या होता है? 5 ईयर्स का। कितना टर्म्स होता है? 5 ईयर्स। कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंस कमीशन है, इसमें चेयरमैन कौन से आर्टिकल में आता है? 280 आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो ये किस एक्ट के थ्रू बना था? 1951 एक्ट के थ्रू जो है ये बना था। तो फाइनेंस कमीशन में अगर हम बात करें तो कितने मेंबर्स होते हैं? चेयरमैन एनके सिंह और उसके साथ होते हैं 4 अदर मेंबर्स। कितने होते हैं आपके? 4 अदर मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है? एक लीगल बॉडी। तो लीगल हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडीज, तो इसमें एनएचआरसी आता है। ठीक है, इनकम टैक्स के आते हैं। तो दीज आर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो एक और याद रखना, थिंक टैंक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हटके हैं, तो इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, यानी गैर संवैधानिक। तो थिंक टैंक में क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन। आपका फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये किस अमेंडमेंट में आई थी? 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट में आई थी। ठीक है, ये कौन से एक्ट में आई थी? 73 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट में आई थी। आपको पता है 73 और 74 क्या है? 74 पंचायत के साथ डील करता है, ये म्यूनसिपैलिटीज के साथ डील करता है। तो 1992 में जब ये बनी थी स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो इसी के बेसिस पे इसका काम क्या है? जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है कि जितनी भी स्टेट्स की, जितनी भी पंचायत हैं, जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज हैं, उनके प्रॉपर काम को देखना, उनके प्रॉपर वर्किंग को देखना। तो ये जो है आपका कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये स्टेट गवर्नर इसको चुनता है एंड एवरी 5 ईयर्स के बाद। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आपकी सारी फाइनेंशियल पोजीशंस को रिव्यू करता है रिगार्डिंग म्यूनसिपैलिटीज, जितनी भी पंचायत है, क्योंकि 73 पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज की जितनी भी फाइनेंस सिचुएशंस है, उनका रिव्यू कौन लेता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसको चुनता कौन है? गवर्नर चुनता है। और ये क्या है? कौन सी अमेंडमेंट्स में आती है? उस 73 एंड 74 अमेंडमेंट पे बात की गई है। और एक और चीज अगर हम देखें तो ये कौन से आर्टिकल में आती है? 243 आई, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये आई जो बताता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, जिसको 5 साल बाद चुना जाता है। 243 वाई, जिसमें कहा जाता है आपका फाइनेंशियल, जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशंस है जो रिव्यू की जाती हैं। तो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ
एंड नेशनल जो आपका SC एंड ST है ये किसके द्वारा चुना गया है? 1989 नहीं, 1995 नहीं, 1956 नहीं, इट्स बेसिकली है 1992। क्या था? 65 अमेंडमेंट एक्ट में इसके बारे में डील किया गया था, ठीक है, नेशनल कमीशन। और फिर उसके बाद 89th अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें इसको NC-SCT और NSC-SC सेपरेट प्रोविजंस बना दिए, 2 सेपरेट पावर्स बना दिए। 65 अमेंडमेंट जो थी आपकी उसमें तो सिर्फ ये बताया गया था कि जो आपकी SC एंड ST एक प्रोविजंस है 1992 में, लेकिन 2003 में जो है इसके 2004 में इनको सेपरेट कर दिया गया, एक बन गया SC और एक ST। ये किस आर्टिकल में बात की गई है इसकी नेशनल कमीशन की? दैट इज 338, ठीक है। जब इसको सेपरेट किया गया तो आर्टिकल क्या बन गया? 338A, ये याद रखना। और इसमें कौन चुनता है इसको कमीशन को कौन चुनता है? प्रेसिडेंट ही चुनता है। इसमें कौन से होते हैं? चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ NC फॉर द ST इज गिवन इन, जो आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रावधान संविधान को किस अनुच्छेद में देखा गया है? तो अगर हम इसमें बात करें कि आपके किस अनुच्छेद में देखा है, देखिए आर्टिकल 32 तो डिलिमिटेशंस बताता है, और ये डिलिमिटेशंस यानी बाउंड्रीज को फिक्स करना, जो कि 226 तक बाउंड्रीज फिक्स हो चुके हैं। कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन 1952 में बना था, ठीक है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑल द एम्प्लॉयज, मतलब ऑफिसेज में इक्वल बिहेव करना। 341 नहीं, आंसर इज 338A। 338A जो है, देखिए ये जो है कि SC और ST का इन टर्म्स ऑफ स्टेट एज वेल एज UT यूनाइटेड टेरिटरीज में उनका प्रोविजन होना आर्टिकल 341 बताता है। तो ये क्या है? 338। वैसे ही NC-SCT और ST ये वैसे बेसिक कौन सा आर्टिकल है? 338A, बट SC और ST को फिर जब इनको डिवाइड कर दिया गया तो 338A आर्टिकल बन जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, Which article of the Constitution has the provision for the removal of Public Service Commission? कौन सा ऐसा आर्टिकल है? देखिए ये पार्ट कौन सा आता है? ये पार्ट आता है आपका 15th, ठीक है, 14th, जिसमें आपका कौन सा 314 से लेकर 323 तक आर्टिकल चलते हैं, राइट। तो ये जो आर्टिकल है इसमें क्या डील किया जाता है कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि है UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको चुनता कौन है? प्रेसिडेंट चुनता है। कितने? या तो 65 ईयर्स और आपका 5 ईयर्स की टर्म पे, ठीक है, 6 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो आपका जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें कितना, कौन सा आर्टिकल? 315 आर्टिकल कहता है। इस 315 आर्टिकल में ये कहा गया है कि स्टेट्स ने ये डिसाइड किया है कि देयर शुड बी 1 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक या 2 स्टेट्स में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 316 बताता है कि चेयरमैन एंड अदर, जितने भी चेयरमैन हैं या जितने भी मेंबर्स हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो प्रेसिडेंट चुनेगा। आर्टिकल 318 जो है आपका 318 दैट इज द प्रोविजन की जो भी रिमूवल है, यानी आपका ये बताया जा सकता है उनके अलाउंसेस या उनकी पावर्स को, रेगुलेशंस ऑफ द पावर्स, क्या है इसका? रेगुलेशंस ऑफ द पावर्स। तो आर्टिकल 317 जो है दैट इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ हैंड सील्स, सील्स भेजी जाती है और इनको रिमूव किया जाता है। Constitutional safeguards available to the civil servants are ensured by सिविल सेवकों के लिए उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा सुनिश्चित किससे किया जाता है, ठीक है। 317 तो आपको रिमूव किया जाता है। 312 आर्टिकल जो है ये किसको डील करता है? ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके पास किसके पास पावर होती है? राज्यसभा के पास। आर्टिकल 80 कितने टर्म्स के लिए होता है? 6 ईयर्स के लिए। 311 या 310 आपका बताता है कि जो भी आपके ये सिविल सर्वेंट्स हैं ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, जब तक प्रेसिडेंट चाहे इनको रख सकता है। तो जो भी ये ऑफिस करेंगे वो किसके द्वारा चुना जाएगा? प्रेसिडेंट द्वारा। तो आंसर इज
कैपेसिटीज को कौन देखता है? आपका आर्टिकल 311। विच एक्ट एस्टेब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन इन द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन किसने बिठाया था? आर्टिकल इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं, 19 इसको बोलते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जो कि सेपरेट कम्युनिलेट एक्ट देता है। गवर्नमेंट ऑफ 1905 ये डायआर्की डुअल सिस्टम को खत्म करता है। आंसर इज आपका मोंटैग कैम्सफोर्ड, जिसने डुअल सिस्टम दिया था, डायआर्की दी थी, ठीक है, तो इसने दिया था। द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, कि जो भी मेंबर्स हैं यूपीएससी के कितने साल के, 65 ईयर्स और 5 साल का होता है ये, ठीक है। तो ये जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं इनको कितने टाइम तक, 6 इयर्स का टर्म होता है इनका, तो ये कितने, कौन इनको रिमूव करता है? सिर्फ प्रेसिडेंट यही चुनता है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एज होती है 62 और 5 इयर्स का टर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द स्टेट, मतलब आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी खर्चा है स्टेट का, राज्य का नहीं, स्टेट का जो है वो कौन देखता है, किस पे होता है? अगर तो राज्य का है तो कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, आपका जनरेटर नहीं, कंटीजेंसी फंड नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो राज्य का कंसोलिडेटेड फंड होगा उसी से जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी स्टेट के एम्प्लॉयज हैं, जो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज हैं, उनको कौन देखेगा? स्टेट ही देखेगा। The UPSC can be entrusted with the functions of SPSC with the approval of, अगर UPSC यानी जो सेंटर है, सेंटर अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों को मंजूरी के साथ सौंपा जाता है तो वो कौन सौंप जाए? अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कार्य हैं यूपीएससी को दिए जाएं तो कौन बोलेगा, कौन दे सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, स्पीकर नहीं, आंसर इज प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। Who appoints the Advocate General of the, देखिए अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है, और ये जो है इसको आर्टिकल 76 प्रेसिडेंट चुनता है, ये सेंटर का है, स्टेट का। लेकिन स्टेट का कौन होता है? आपका लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। देखिए हु अपॉइंट्स, तो ये तो लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, तो इसको तो खुद ये तो खुद अपॉइंट नहीं करेगा, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, आंसर है राज्यपाल। कौन चुनता है इसको? राज्यपाल। द लोकायुक्त सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू, जो लोकायुक्त होते हैं, देखिए लोकायुक्त जो है ये बहुत पहले से चल रहा है, लोकायुक्त होता है और एक लोकपाल होता है। लोकपाल जो होता है वो होता है सेंटर के लिए, लोकायुक्त जो होते हैं ये होते हैं आपके स्टेट के लिए, इनको बोलते हैं ओम्बड्समन। जो भी ये डिस्प्यूट्स, ये लड़ाई, ये दंगे, उनका देखभाल, उन पे पार्टिसिपेशन, उनकी देखभाल कौन करता है? लोकपाल और लोकायुक्त। इसको किस कमेटी से, किसने इस टर्म को दिया था? एल.एम. सिंघवी ने। किसने दिया था? एल.एम. सिंघवी ने, ठीक है। तो 1960 में सबसे पहली चीज, 1960 में इसको किसने प्रपोज किया था? अशोक कुमार सेन ने। किसने किया था? अशोक कुमार सेन। और 1966 में इसको किसने दिया था? आपका इसका जो टर्म था वो एल.एम. सिंघवी ने। फिर 1966 आया, ठीक है। 2002 में वेंकटेश ने इसको जो है एक तरह से अचीव कर लिया था कि लोकपाल होने चाहिए, लोग मतलब इस पे सेट बोला था कि भाई ये चीज होनी चाहिए। और 2013 आपको पता है अन्ना हजारे मूवमेंट बहुत चली थी, तो अन्ना हजारे ने इस पे प्रोटेस्ट भी किया था। और एटलीस्ट 2014 में देयर शुड बी अ लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल पास कर दिया गया था। तो ये जो लोकायुक्त और देखिए लोकायुक्त है तो स्टेट का, तो स्टेट में अगर इसने किसी को भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है तो ये किस में करेगा? आपकी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्पीकर को करेगा, ठीक है, जो विधानसभा का स्पीकर है, अध्यक्ष है। Which of the following committee was set up in India for the identification of BPLs in urban areas? BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए
जो है मतलब कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी कमेटी, देखिए तेंदुलकर कमेटी जो है ये बताती है पॉवर्टी लाइन में कितने लोग हैं, हमारी जनसंख्या पॉवर्टी लाइन से नीचे कितनी है, गरीबी रेखा से कितनी नीचे है, वो तेंदुलकर कमेटी बताती है। सक्सेना कमेटी ने फॉरेस्ट रिजर्व्स एक्ट पे बताई थी, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल होगी। लक्कड़वाला ने भी आपकी पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा के बारे में बताया था, लेकिन किसके बेसिस पे, ह्यूमन पर कैपिटा इनकम, जो ह्यूमन की पर कैपिटा इनकम है उसके बेसिस पे वो कितना कंज्यूम करता है उसके बेसिस पे गरीबी बताई थी, तो लक्कड़वाला ने। आंसर इज हाशिम। हाशिम ने बताया था कि अर्बन एरियाज में कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन है। Now comes the Mandal Commission, whose proposal created massive disputes, was set up by इंदिरा गांधी के टाइम पे। इंदिरा गांधी के टाइम पे आपका शिमला समझौता भी हुआ और जो है प्ले ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ था, ठीक है, तो ये नहीं। राजीव गांधी ने आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन पॉलिसी है ये भी दी थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी शुरू किया था। वीपी सिंह जिसने नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट फेस की थी, तो आंसर इज मोरारजी देसाई। 1977 से लेकर 79 तक मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, कि मोरारजी देसाई। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर, जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सबसे पहली चीज कौन चुनता है, प्रेसिडेंट ही चुनता है, जो इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। इसको किसके अंडर आता है, होम अफेयर्स नहीं, ह्यूमन रिसोर्स। आज ह्यूमन रिसोर्स खत्म होकर क्या बन गया, एजुकेशन, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो कि इंफॉर्मेशन देता है, तो ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन किसको देगा, प्राइम मिनिस्टर को। इन विच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गिव्स द स्टैट्यूटरी अपरेटस, मतलब देखिए सेंट्रल विजिलेंस जो होता है ये होता है एक तरह से देख रेख करना, ठीक है, तो ये सबसे पहले 1964 में आया, फिर उसके बाद इसके जो है के, तब ये नॉर्मल बॉडी थी, ठीक है, फिर के सनाथम जो है एक कमेटी आई जिसने इसको क्या कर दिया, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी 2003 में, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1964 में। पूछा क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया था, तो 2003 में, 1995 में, 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द नेशनल वुमेन कमीशन वॉज सेटअप इन विच ईयर, जो नेशनल वुमेन कमीशन है ये किस साल जो है बिठाया गया था, कब बना था, तो नेशनल वुमेन कमीशन देखिए 1991 में अगर हम देखें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी भाई, 1992 में नहीं आया, 1994 नहीं, आंसर इज 1993। व्हेन डिड ह्यूमन राइट्स एक्ट्स कब आए थे, तो ये आए थे 1992 में, पहले आए थे ह्यूमन राइट्स, फिर आए थे वुमेन कमीशन, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव अधिकारों के संरक्षण का अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे 27 जो होता है दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। 125 डील करता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। आर्टिकल 124 दैट इज फॉर सुप्रीम कोर्ट, तो आंसर 123। The Administrative Reforms Commission 1966 for the first time recommended for the setting up of Lok Sabha and Lokayukt was, ठीक है, जो आपका 1967 में किसने कहा था कि लोकायुक्त और लोकपाल होने चाहिए, के सानाथम ने नहीं कहा, चौधरी चरण सिंह जिसने कभी पार्लियामेंट फेस नहीं किया, बाबू जगजीवन राम जिनको बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, तो ये नहीं, आंसर इज मोरारजी देसाई, आंसर इज मोरारजी देसाई। तो ये थे मेरे आज के पॉलिटी क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हम आपके साथ अब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डील कर रहे हैं, पहले आप इनको कर लीजिए, फिर मैं कोशिश करूँगी, आपको पॉलिटी हिस्ट्री तो आती है, इसके क्वेश्चंस को देखिए, फिर हम आपके साथ अगर कोई डिटेल सेशंस होंगे तो वो हम बाद में ही लेंगे। तो बट प्लीज़ इन सेशंस को लाइक एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ऑन यूट्यूब फॉलो मी एज अ
पूजा गुप्ता चैनल एंड ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल लेट्स लर्न विद मी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन अच्छा करें और टीजीटी और टैट वाले लोगों के लिए, मेडिकल के लिए साइंस की क्लासेस जो हैं वो हर हफ्ते एक लग रही है। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो ये क्लासेस मैं रेगुलर भी कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट।